गाइस ऑन सुनील सर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीनल सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को रीनल सिस्टम से आने ही चाहिए। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी हम बात करते हैं रीनल सिस्टम की तो हम स्टडी करते हैं किडनीज़ के बारे में। किडनी हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ऑल ओवरऑल कहा जाए तो एक्सक्रीशन करने वाला ऑर्गन होता है किडनी। तो कई बार जब कभी किसी पर्सन को किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उस पर्सन में सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। देखिए नाम है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो है एक आपका आइसो एंजाइम आप इसे कह सकते हैं, एक मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हैं और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का बॉडी में बढ़ना इंडिकेट करता है किसी ऑर्गन की इंजरी को। जब किडनी में इंजरी होती है तब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है। एक आप नाम ने सुना होगा आपने क्रिएटिन। एक्चुअली क्रिएटिन इज अ प्रोटीन दैट मेक्स द हार्ड लेयर ऑफ आवर बॉडी, हेयर, नेल्स। तो वो आपका क्रिएटिन है, दैट इज़ क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन जो होता है इसका नॉर्मल ब्लड लेवल या सीरम लेवल जो इसका होता है 0.6 to 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है। और जब कभी किसी पर्सन में इसका लेवल 1.5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन को इरिवर्सिबल किडनी डैमेज भी हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक किडनी डिजीज़ इंडिकेटर? तो आंसर जाएगा आपका क्रिएटिनिन। इसी तरीके से एक आइसो एंजाइम होता है, नाम होता है ट्रोप आई। बॉडी के अंदर अगर हार्ट की इंजरी हो, मायोकार्डियल की इंजरी हो तो जो आइसो एंजाइम आपका बढ़ता है उसका नाम होता है ट्रोप आई। द मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक आइसो एंजाइम दैट इज़ ट्रोप आई, नॉट अ ट्रोप टी। तो ऐसे ही यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग सीरम क्रिएटिनिन की। इसी प्रकार हम जानते हैं कि बॉडी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन के अंदर बॉडी से जो प्रोटीन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसे बाहर निकाला जाता है। तो आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि जो यूरिया होता है इसका नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन कितना होता है। यूरिया के नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर चल रही है, दैट इज़ दी 15 to 35 mg पर डेसीलीटर। क्लियर? तो कई बार आपसे पूछा जाए कि किसी पर्सन को किडनी डिजीज़ है तो सीरम क्रिएटिनिन और BUN दोनों में से मोस्ट स्पेसिफिक आंसर क्या जाएगा? तो आंसर जाएगा आपका सीरम क्रिएटिनिन। दैट शोज़ द डैमेज। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ने के पीछे लिवर डिजीज़ और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब यह जो हमने बात की ब्लड यूरिया, तो ब्लड यूरिया किसका पार्ट था? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का। एक्चुअल में यहाँ पर क्या बात हो रही है? प्रोटीन की। जब कभी भी हमारी बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब कभी भी अल्टर्ड हो तो वहाँ पर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्लियर, जो यहाँ आपका यूरिया होता है, यूरिया के डैमेज होने से जो नाइट्रोजन वहाँ पर बनेगा और जो ऑल ओवर नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स की बात यहाँ पर की जा रही है, दैट इज़ BUN कंपाउंड के लेवल की बात की जाए तो 8 to 23 mg पर डेसीलीटर होता है। आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में कोई ऑप्शन ना दे कि किडनी रिलेटेड डिजीज़ मार्कर कौन सा है, कोई ऑप्शन में ब्लड यूरिया ना हो, क्रिएटिनिन ना हो, तो बेस्ट आंसर जाएगा BUN। आपके ऑप्शन में BUN और क्रिएटिनिन दिया हो तो बेस्ट आंसर आपका जाएगा क्रिएटिनिन। इसके अलावा नॉर्मल सिंपल सी बात की जाए अगर यहाँ पर सीरम सोडियम के बारे में, सीरम सोडियम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नॉर्मल इसका लेवल होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कुछ वैल्यूज़ जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पर किस में थी? हमारी mg में थी। और जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की हम वैल्यू पढ़ रहे हैं वो वैल्यू है हमारी मिली इक्विवेलेंट में। ओके, सीरम पोटेशियम की बात हो तो 3.5 to 5.5 और 5.1। एक्चुअल में द ग्रेट आंसर इज़ 5.1। 3.5 से 5 और 5.1 तक इसका लेवल जो है वो एक्यूरेट माना जाता है। सीरम पोटेशियम, एक्चुअली द पोटेशियम इज़ मेनली रिलेटेड टू दी फंक्शंस ऑफ नर्व्स एंड कार्डियक एक्टिविटी। तो अगर जब कभी किसी पर्सन को सीरम
पोटेशियम लेवल में चेंजेस आ रहे हैं तब भी हम यह मान सकते हैं किडनी इंजरी। एक्चुअल में किडनी में जो नेफ्रॉन नाम की स्ट्रक्चर होती है, उस नेफ्रॉन नाम की स्ट्रक्चर से यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो मेन काम होता है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये मेंटेन करती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, और हम लोग बोले कि मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो इसको भी आप यहाँ पर भी कह सकते हैं। तो सीरम पोटेशियम की जब यहाँ पर हम लोगों ने बात की है, तो सीरम पोटेशियम अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किडनी इंजरी में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट इज़ दी पोटेशियम, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन। सेल के अंदर पाया जाने वाला कैटायन जो है आपका पोटेशियम होता है। किडनी की इंजरी हुई है, सेल्स को डैमेज हुआ है, तो सीरम में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या याद रखना है, 3.5 to 5.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर जो आपका अमाउंट होगा वो होगा नॉर्मली सीरम पोटेशियम का। नॉर्मली सीरम कैल्शियम 8.5 to 10.5 mg पर डेसीलीटर होगा। यूरिक एसिड की अगर आप लोगों से बात की जाए तो गाउट, जब कभी किसी पर्सन को गाउटी आर्थराइटिस हो, गाउट में यूरिक एसिड, नॉट अ यूरिया, यूरिक एसिड का लेवल मेज़र किया जाएगा, उसका नॉर्मल लेवल 4.8 to 6 mg पर डेसीलीटर होता है। बॉडी में कई बार जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं उनको ट्रीट करने में, कंपनसेट करने में किडनी भी अपना रोल प्ले करती है। यहाँ पर एनायन गैप भी देखा जाएगा, दैट इज़ 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल एनायन गैप अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना है 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट इज़ दी इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 110 mg पर डेसीलीटर इन PPBS आफ्टर 2 hours ऑफ ईटिंग मील। खाना खाने के जस्ट 2 घंटे बाद अगर आप शुगर चेक करो 90 to 140 mg पर डेसीलीटर, तो 30 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है फास्टिंग शुगर एंड PPBS की बात यहाँ पर की है। अब देखिए, जब बात करते हैं हम लोग रीनल सिस्टम की, तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो यहाँ पर पढ़ना ही चाहिए। दैट इज़, किसी पर्सन में अगर रीनल बायोप्सी है, किडनी कोई इंजरी है, किडनी के अंदर कोई डैमेज है और उसकी बायोप्सी अगर चल रही है, तो देखिए किडनी की बायोप्सी हम एंटीरियर साइड से तो कर नहीं सकते, पर्सन को प्रोन पोजीशन देंगे एंड प्रोन पोजीशन में उसकी हम लोग करेंगे रीनल बायोप्सी। सिंपल सी बात है, अगर रीनल बायोप्सी आपने कर दी तो पर्सन को ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे किडनी साइड से, बिकॉज वहाँ पर एक इंजरी हुई है। सो इसके बाद पर्सन को सुपाइन पोजीशन देते हैं ताकि जो ब्लीडिंग स्पॉट होता है वो आपका ब्लीडिंग स्पॉट जो होता है वो कंप्रेशन वहाँ पर होता है सुपाइन पोजीशन में, और ब्लीडिंग होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सिंपल सी बात की जाए कि फीमेल यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में बात की जाए कि फीमेल यूरिनरी कैथेटराइजेशन में थेराप्यूटिक पोजीशन क्या होगी, तो सुपाइन पोजीशन में फीमेल में आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हो। फ्रॉग लेग पोजीशन इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज साइड लाइंग पोजीशन भी आप फीमेल को दे सकते हो और अपर लेग को आप इसमें फ्लेक्स कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किसी में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आप पेशेंट को क्या सलाह देंगे, कौन सी पोजीशन देंगे? तो यहाँ पर सिंपल सी बात बनती है कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन को जो है वो बिल्कुल उसकी अवॉइड करेंगे, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में उसकी आर्टरीज़ में जो लाइगेशन किया गया है, उसकी वेन्स में जो लाइगेशन किया गया है, ओवरऑल अफेक्टेड होगा। इंजरी साइड एब्डोमिनल जो उसको इंसिजन लगा है, दैट ऑल इंसिजन्स विल बी अफेक्टेड और लाइगेशन विल बी अफेक्टेड। टू अवॉइड दीज हम लोग जो है पेशेंट को सिटिंग पोजीशन को अवॉइड करते हैं। किडनी रीनल सिस्टम से रिलेटेड ये कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, दैट इज़ थेराप्यूटिक डाइट। देखिए, किडनी की इंजरी हुई है तो किडनी की इंजरी में सोडियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल, बिकॉज देखिए आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि पर्सन को किडनी की इंजरी हुई है। किडनी की इंजरी जब होती है तो हम लोग जानते हैं कि किडनी जो है उसका रोल कहीं ना कहीं, किडनी का रोल जो है विटामिन D3 या बोले विटामिन डी के सिंथेसिस में और विटामिन डी के रेगुलेशन में भी किडनी का रोल होता है। जब कभी भी किडनी प्रभावित होगी तो पर्सन को हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। किडनी जो होती है, इस किडनी का रोल जो होता है आपके आरबीसी के फॉर्मेशन में, हीमोपोइसिस में हो सकता है। किडनी की डिजीज़ है तो पर्सन को एनीमिया भी हो सकता है। सारे किडनी डिजीज़ वाले पर्सन को एनीमिया होता है। किडनी डिजीज़ वाले पर्सन को हाइपोकैल्सीमिया बोल दो, या फिर विटामिन जो आपका डी होता है
उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो ऑल ओवर कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। अब मैं आपको देखो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पर्सन को रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, कौन सी डाइट दोगे। देखो भाई, रीनल फेलियर का पेशेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोडियम वाली कम डाइट, पोटेशियम तो बिल्कुल कम देना है, पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, हार्ट प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रोटीन डाइट बिल्कुल कम देनी है, 20 ग्राम से भी कम प्रोटीन पर डे उसको देना है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप उसको दो, पोटेशियम की डाइट उसको कम दो और फॉस्फेट की डाइट उसको आप कम दो। कई बार इसी तरीके से एक सिंड्रोम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो बच्चा होता है, जो हमारे बेबीज़ होते हैं, उनके पीडियाट्रिक डिसऑर्डर होता है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर आपसे बोला जाए कि भाई कौन सी डाइट दोगे, तो मॉडरेट टू हाई प्रोटीन डाइट हम वहाँ पर देते हैं, बिकॉज वहाँ पे प्रोटीन का लॉस होता है। जब मैं आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बताऊँगा तो बताऊँगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन का लॉस होता है, तो एल्बुमिन यूरिया, एल्बुमिन प्रोटीन बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है। ओवरऑल क्या कहा जाए, इसको पफीनेस यहाँ पर दिखाई देती है। अर्ली सिम्टम इसका होता है फेशियल एडिमा। फेशियल एडिमा इज़ द अर्ली सिम्टम, फेशियल एडिमा। ओवरऑल मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मॉडरेटली हाई प्रोटीन डाइट दो, हाई फैट डाइट दो, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप पेशेंट को दे सकते हो। बात की जाए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि स्टोन्स के बारे में आपसे बोला जाए कि भाई किडनी में किसी को, कोई आप लोगों ने देखा होगा लिथियासिस का नाम सुना होगा, नेफ्रोलिथियासिस। अब लिथियासिस होता है तो दो प्रकार के स्टोन होते हैं कि एल्केलाइन स्टोन, ऐसे स्टोन्स का फॉर्मेशन बॉडी में हो जाएगा जिनकी पीएच एल्केलाइन होगी, दैट इज़ द कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड स्ट्रोवाइट स्टोन। स्ट्रोवाइट स्टोन जो होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा बनते हैं और उनमें इन्फेक्शन होने के कारण बनते हैं। फीमेल में जब कभी जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ जाए, वहाँ पर स्ट्रोवाइट स्टोन फीमेल में बन सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से बन सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रोवाइट स्टोन। बात की जाए आपके एसिड स्टोन्स के बारे में, यूरिक एसिड स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन। तो आपको याद रखना है कि एसिडिक स्टोन आपके कौन कौन से, नाम में ही आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, यूरिक एसिड आ रहा है। कैल्शियम स्टोन, ओलार एल्केलाइन स्टोन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है आपको। देखिए, अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अब देखिए, आपको मालूम पड़ा कि एसिड स्टोन के बारे में जब आपको मालूम पड़ा है तो वहाँ पर आप कौन सी डाइट देंगे, एल्केलाइन एश डाइट। एल्केलाइन स्टोन हुआ है तो एसिड एज डाइट, मतलब किसी पे जैसे फॉर एग्जांपल एसिड स्टोन हुआ है तो उसको एल्केलाइन एज डाइट देंगे, उसको हम टोमेटो खाने से मना करेंगे और जो ऐसी चीज़ें जिनमें एसिड होता है उनको खाने से मना करेंगे, दैट इज़ एल्केलाइन एज डाइट। अब देखो, आपको एग्जांपल्स की बात चल रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी पर्सन को कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, कौन सी डाइट प्रेफर करोगे, कौन सी डाइट नहीं दोगे। तो एल्केलाइन एज डाइट में फ्रूट्स आते हैं, मिल्क्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ये डाइट दो। एसिड एज डाइट की डाइट अगर आपसे बोला जाए कि एल्केलाइन स्टोन है तो पर्सन को अब जो है दे सकते हैं, ब्रेड दो, से सीरियल्स दो, चीज़ दो, मीट दो, फिश दो, एक दो, लेकिन वेजिटेबल्स फ्रूट्स कम दो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंसेप्ट मैं आप सभी के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्केलाइन स्टोन का एग्जाम्पल कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रूट्स और एसिड एज डाइट के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइट से रिलेटेड, किसी पर्सन को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है तो उसे लो प्रोटीन डाइट हम लोग देते हैं। अवॉइड कॉफ़ी और चॉकलेट, क्योंकि कॉफ़ी और चॉकलेट जो होते हैं एज अ डायूरेटिक भी वर्क कर सकते हैं। बीपीएच में डायूरेसिस होगा तो पर्सन को जो है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेजिटेंसी उसकी बढ़ जाएगी। तो बीपीएच में लो प्रोटीन डाइट आप दो उसको, क्योंकि बिकॉज यूरिन उसका बाहर नहीं निकल पाता है तो बॉडी में BUN क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो बीपीएच में लो प्रोटीन डाइट दो, कॉफ़ी अवॉइड करो, चॉकलेट अवॉइड करो। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली एम्स में कई बार पूछा गया, 2018 में मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, दैट इज़ नॉर्मल BUN एंड क्रिएटिनिन रेशियो। मतलब नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की अगर बॉडी में बात की जाए तो 10 होंगे और क्रिएटिनिन का लेवल इसमें 1 होगा। लेकिन अगर इसको बात की जाए जब कभी किसी पर्सन में एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है तो ये रेशो 40:1 हो जाता है, यानी कि BUN जो होता है इतना ज़्यादा 4-fold इंक्रीज हो जाता है। तो आज की क्लास में क्या बताया मैंने आपको, कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको, जो सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम सोडियम, पोटेशियम, इन सब से रिलेटेड थे। आई होप गाइज आज के क्वेश्चंस, एल्केलाइन स्टोन, एसिड स्टोन्स आपको समझ में आए होंगे, आपको थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया लगा होगा। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं वहाँ पर इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, टीचर्स के साथ डिस्कस करें। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आपको थोड़ा जागरूक कर पाऊँ, एक आइडिया दे पाऊँ। क्लियर? मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।